Hello everyone, can you guys hear me? क्या पढ़ाना क्या था तो भूल ही गया। हेलो, सुन पा रहे हो? हाँ सर। तो लास्ट क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन और कर्व सरफेस पढ़ रहे थे ना, उसमें लेंस शुरू किया था हम लोगों ने, है ना बेटा? कुछ बोलोगे? मैग्निफिकेशन। हाँ, मैग्निफिकेशन हो गया था लेंस का, राइट? और इमेज लेंस मेकर फॉर्मूला भी हो गया था, लेंस फॉर्मूला भी हो गया था, राइट? है ना? क्या सब हो चुके थे ना? हम लोग इनके एनालिसिस भी कर चुके थे, ऑब्जेक्ट इमेज की टाइप भी देख चुके थे, ठीक है? बेसिक चीजें सारी देख चुके थे। मैंने क्या लिखवाया था, क्या क्या बचा हुआ है? आप ही मुझे पढ़ के बता दो। लास्ट क्लास में मैंने लिखाया था ना कुछ 5-6 टॉपिक जो बचे हुए थे, 7-8 टॉपिक है, सॉरी, याद है? सर न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल्स था और सर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल और मैग्निफिकेशन। इमेज वेलोसिटी। हम्म, इमेज वेलोसिटी। इमेज वेलोसिटी। वी वर्सेस यू ग्राफ। क्या? वी वर्सेस यू ग्राफ। v वर्सेस u और सर डिस्प्लेसमेंट। मेथड और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और क्या था? कॉम्बिनेशन क्या और रहा? पॉलिशिंग कटिंग। पॉलिश, कटिंग अ लेंस, पॉलिशिंग अ लेंस, राइट? हाँ यही था ना? ठीक। अब देखो, इनमें से अभी हम सबसे पहले देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा है उसके ऊपर। बेसिक न्यूमेरिकल्स से कुछ खास नहीं है, जैसा अपन लोगों ने क्या नाम है, मिरर पे किए थे, वैसे ही न्यूमेरिकल्स हैं। तो क्योंकि एकदम बेसिक कराने का मतलब नहीं हो, आप ऑलरेडी जानते ही हो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगाना है, तो थोड़ा सा बेटर न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। ये लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपका 30 सेंटीमीटर चौड़ा स्लैब है, ग्लास स्लैब है, जिसका म्यू दे रखा है 1.5। ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम लेंस। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? सॉल्व करेंगे फटाफट। ट्राई करेंगे फटाफट सब लोग।
हो गया? जल्दी बोलो। क्या होगा? लाइट कैसे जाएगी? लाइट पहले लेंस के थ्रू पास होगी, फिर स्लैब के थ्रू पास होगी, ठीक है ना? तो मैं पहले लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, स्लैब फॉर्मूला लगाऊंगा, कहानी खत्म। तो पहला है रिफ्रैक्शन एट लेंस। लेंस पे रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा? लेंस पे अगर रिफ्रैक्शन होता है तो फिर क्या होगा? देखिए, u इज इक्वल टू उसके लिए -30 हो जाएगा, f इज इक्वल टू +20 हो जाएगा, v निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे 1/v -1/u। क्यों? क्योंकि लेंस है, इज इक्वल टू 1/f। दिस इंप्लाइज 1/v प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/20। आप इजीली कैलकुलेट करके निकालोगे तो v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंस से 60 सेंटीमीटर आगे इमेज बनेगी। बट ये आपकी I1 है, ये 60 सेंटीमीटर बना। अब जब लाइट आगे जाएगी तो स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। इसको मैं बोल रहा हूं D। जो D इज इक्वल टू T इंटू 1 - 1/μ, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। Therefore, final image is at a distance 60 centimeter plus 10 centimeter, that is equal to 70 centimeter from lens। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। सर अगर स्लैब बहुत पीछे रहता कन्वेक्स लेंस से फिर तो कहीं हम पर भी कोई रखोगे जगह बेटा, तो ध्यान दीजिए, कहीं पर भी रखोगे, आप इमेज से आगे रखोगे तब भी शिफ्ट उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लाइट जिधर से पास होगी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए। आपका कहना है सर लेकिन वो डायग्राम तो बदल जाएगा ना। बिल्कुल डायग्राम बदल जाएगा, बट आंसर यही आएगा। कैसे? देखो, इसको कॉपी कर लिया। हाँ सर। क्या होगा? ये लेंस है, लेट से स्लैब आपने दूर रखा हुआ है, ठीक? लाइट यहां से आई ऑब्जेक्ट से, और लेट से यहां पे इसकी इमेज बन गई। ये 60 सेंटीमीटर, राइट? लेकिन लाइट इसके बाद और आगे जाएगी, है ना? लाइट इसके बाद और आगे जाएगी, तो अब ये लाइट ऐसे तो ऐसे निकलने वाली थी, तो फाइनल इमेज यही बनने वाली थी, लेकिन क्योंकि स्लैब आ गया इसलिए ये बन गई आपकी फाइनल इमेज। समझ में आया? सॉरी, ये बन गई ना आपकी फाइनल इमेज। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। कोई दिक्कत? हाँ सर। तो इसलिए बेसिकली फिर से आपका शिफ्ट उसी डायरेक्शन में आया। शिफ्ट D इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 60 + 10 70 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर होगा। फाइनली में आपको स्लैब में यार में सोचना नहीं है, सबसे अच्छी बात ये, जिधर लाइट जा रही है उधर शिफ्ट कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, इमेज स्लैब के अंदर भी बने ना तब भी यही होगा। स्लैब में सबसे कम दिमाग लगाना है, लेकिन लोग ज्यादा दिमाग लगा के फंस जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत?
ट्राई करिए। So 95 centimeter behind the lens. 95 centimeter behind the lens. कैसे? देखो भाई क्या होगा, लाइट का पाथ पहले सोचिए, वो वाले पाथ देखते हैं जो कि अपने उससे जाता है, ऑप्टिकल सेंटर बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जाता है, उस लाइट को देखते हैं। लाइट गई, रिफ्रैक्ट हुई लेंस से, फिर रिफ्लेक्ट हुई मिरर पे, फिर रिफ्रैक्ट हुई लेंस से। तो कितने इवेंट्स होंगे? 3 इवेंट होंगे। ठीक है, कितने इवेंट होंगे? 3 इवेंट होंगे। तो इवेंट 1 क्या है? ये रिफ्रैक्शन एट लेंस। इसके लिए u आपका -60 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ आपका +20 सेंटीमीटर है, और v आपको निकालना है। इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो, यू विल गेट v इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है फॉर्मूला 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f लगेगा, क्योंकि लेंस है। ठीक है, फिर आएगा इवेंट 2, रिफ्लेक्शन एट मिरर। अगर हम मिरर पे रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे तो क्या देखेंगे? ये मिरर है, इमेज इसने बनाई थी यहां से 30 सेंटीमीटर पे, दिस इज 30 सेंटीमीटर, सो दिस रिमेनिंग डिस्टेंस इज 35 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 65 था, है ना। तो इमेज प्लेन मिरर इसके जस्ट पीछे बना देगा यहां पर, दिस विल बी योर इमेज 35 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, कोई दिक्कत? Right, sir. ओके, तो इवेंट 3 है। इवेंट 3 में देखिएगा लाइट का डायरेक्शन इधर हो गया, अब वो रिफ्रैक्शन होगा तो इधर प्लस ले लेंगे, इधर माइनस ले लेंगे। रिफ्रैक्शन एट लेंस, इसमें आपका u कितना हो जाएगा? 65 + 35 इज इक्वल टू 100, लेकिन नेगेटिव साइड में तो -100 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। डजंट मैटर लाइट लेफ्ट से आ रही है कि राइट से आ रही है, आपका कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा। v आपको निकालना है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको ट्राई करके कॉपी कर लीजिए, आंसर इजी आएगा, डिफिकल्ट नहीं आएगा।
हुआ? कितना हाँ आया? सर, कितना आया? 25। 25 आया, ठीक है ना? ओके। रोनित, आपने तीसरा इवेंट लिया ही नहीं और दूसरे इवेंट में आपने 35 प्लस 2 इंटू 30 कर दिया, पता नहीं क्या सोच के। डायग्राम बनाओ तब बनेगा क्वेश्चन, समझ में आए बात? मैं डायग्राम बना बना के दे रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है आपसे। सॉरी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज 30 सेंटीमीटर, ओके। ये 25, 20, 30, 90 सॉल्व करिए। कितने इवेंट्स होंगे? जो पहले ये बताइए कितने इवेंट्स होंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा? 5। 5। फटाफट सॉल्व करिए। हाँ 5। सर म्यू 1.5 ना? सर म्यू म्यू अच्छा, म्यू नहीं लिखा, 1.5। म्यू 1.5 है इसका। हुआ?
सर 30। सही बोल, 30 सेंटीमीटर क्या होगा? थैंक इवेंट वन सबको पता है, लेंस वाला है, लिख नहीं रहा हूं। इवेंट वन में u इज इक्वल टू -25, f इज इक्वल टू +20, v इज इक्वल टू कितना निकालना है? यू विल गेट v इज इक्वल टू +100 सेंटीमीटर। ठीक है, v कितना आएगा? +100 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर पे इमेज बनने वाली होगी इसकी, मतलब यहां से अगर लाइट कंसिडर करूंगा तो वो, ये तो 90 है ना, 100 सेंटीमीटर यहां कहीं पे जा रही होगी, लेकिन बीच में क्या आ गया? स्लैब आ गया। तो स्लैब की वजह से इमेज की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। कितने से? शिफ्ट इवेंट टू shift d is equal to t into 1 minus 1 by mu, that will come out to be 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो पहले ही 100 था, 10 और हो गया, मतलब ये 10 था, ये 10 और हो गया, सॉरी तो 20 हो गया ना। आया ना? तो 20 सेंटीमीटर पीछे है ऑब्जेक्ट, मिरर के, मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट, मतलब कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। अच्छा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इसकी इमेज इससे 20 सेंटीमीटर सामने बनेगी, है ना? ठीक है, तो इवेंट 3 हो गया, v इज इक्वल टू -u, दैट इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, क्योंकि u कितना था? +20 सेंटीमीटर था, प्लेन मिरर था ना, प्लेन मिरर में बस उल्टी साइड बन जाता है, इसलिए v इज इक्वल टू -u फॉर्मूला लगा सकते हो, -20 सेंटीमीटर, मतलब यहां से 20 सेंटीमीटर सामने की तरफ इमेज बन जाएगी। अब देखिए लाइट का डायरेक्शन हो गया चेंज, तो अब शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ, ये शिफ्ट हो गया d इवेंट 4 में, d इज इक्वल टू फिर से 10 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि वही स्लैब है, वही म्यू है। ठीक है, लेकिन शिफ्ट इस बार इधर हुआ है, तो इधर 20 की जगह इधर से कितना हो गया? 30 हो गया। ये पूरा 90 था, तो ये कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। ये आपका 60 सेंटीमीटर सामने है इस मिरर के, लेंस के। तो इवेंट 5 में अब ध्यान देना है, लाइट क्योंकि राइट से लेफ्ट आ रही है, इसलिए लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव है, राइट की तरफ नेगेटिव है। पहले राइट की तरफ पॉजिटिव था, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव था, अब लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव है, राइट की तरफ नेगेटिव है। ठीक है, तो इवेंट 5 के लिए क्या हो जाएगा? u हो जाएगा -60 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू कितना? ऑब्वियसली आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा v इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल 1 बाई एफ लगा के v इज इक्वल टू आ जाएगा +30 सेंटीमीटर। मतलब इमेज इससे यहां बनेगी, जो कि +30 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? सर एक बार इवेंट 4 का जो शिफ्ट हुआ सर वो समझा दीजिए। देखिए, क्योंकि इवेंट 4 के टाइम समय में देखिएगा बेटा, लाइट इधर से इधर आ रही थी, राइट से लेफ्ट आ रही थी, इसलिए शिफ्ट लेफ्ट की तरफ होगा। ठीक है, कितना शिफ्ट होगा? दिस d इज इक्वल टू t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, दैट इज इक्वल टू अगेन 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना? यहां से पहले 20 सेंटीमीटर सामने था, जो प्लेन मिरर ने इमेज बनाई थी वो 20 सेंटीमीटर आगे थी प्लेन मिरर के। अब जो ये जो स्लैब बनाएगा उससे और 10 सेंटीमीटर आगे हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर पे हो जाएगी। ठीक है बेटा, हाँ सर। क्लियर? क्लियर कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो ग्लास स्लैब एकदम क्लियर है, इसमें कोई झमेला नहीं है।
बस एक के बाद एक फॉर्मूले लगाते जाना है। कुछ कॉम्प्लेक्स है क्या इस ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में? सॉल्व करिए। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पोजीशन नहीं निकालना है, इस बार साइज भी निकालना है। इसकी हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट 1 मिलीमीटर है। कितने इवेंट्स होंगे इस बार? 3। 3। फटाफट सॉल्व करिए। जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? नहीं हुआ? तो साइज नहीं आ रहा। साइज नहीं आया। इमेज कहाँ बनी? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पे देखते हैं। फर्स्ट इवेंट 1 देखते हैं। इवेंट 1 में u कितना? -45।
एफ कितना +30, v निकालना है ना। तो इसको मैं v1 बोल देता हूं। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट v1 इज इक्वल टू +90 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया? आया ना? ओके, अब देखते हैं इवेंट 2 जो कि 90 सेंटीमीटर पे बना है। आपका पहला इमेज रियल इमेज इन्वर्टेड होगा। इवेंट 2 के लिए क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू -30 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 सेंटीमीटर है, ये 120 था, तो कितना बचा, 30 बचा ना। तो u कितना हो जाएगा -30, f इज इक्वल टू -20, v2 इज इक्वल टू कितना, इसका लिए क्या करेंगे -60 v2 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि मिरर इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। दिस इंप्लाइज 1/v2 minus 1/30 is equal to 1/-20. You will get, this implies v is equal to v2 is equal to -60 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो इमेज बनी है इससे 60 सेंटीमीटर आगे, फिर से इन्वर्टेड बनी होगी, तो इन्वर्टेड का इन्वर्टेड डायरेक्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? हाँ सर। और ये 60 सेंटीमीटर है, ये टोटल 120 था, तो ये कितना बचा, 60 बचा। इवेंट 3 के लिए u इज इक्वल टू -60, क्योंकि लाइट अब उल्टी जा रही है, तो u इज इक्वल टू -60, f इज इक्वल टू +30, v इज इक्वल टू कितना, तो क्लियरली क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू +60 आएगा। क्यों? अगर ऑब्जेक्ट 2f पे तो इमेज भी 2f पे बनेगी, हाँ या ना? तो अब देखते हैं कि फाइनल इमेज का साइज क्या होगा। 60 सेंटीमीटर इधर बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट से 15 सेंटीमीटर और पीछे बनेगा, ठीक है, पर इसका साइज क्या होगा? तो साइज देखिए, क्या मैं बोल सकता हूं कि हाइट h1 इज इक्वल टू m1 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। 3 इवेंट हुए ना, तो पहले इमेज की जो साइज बनेगी वो m1 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, हाँ या ना? हाँ सर। नाउ दिस सेकंड ऑब्जेक्ट इज, सॉरी, नाउ दिस फर्स्ट इमेज इज ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, तो उससे जो इमेज बनेगी उसकी हाइट h2 विल बी इक्वल टू m2 इंटू h1, एंड सिमिलरली h3 विल बी इक्वल टू m3 इंटू h2। इन तीनों को जोड़ दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आपस में क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा h3 दैट इज द फाइनल इमेज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? सीधे सीधे मैग्निफिकेशन जो ना मल्टीप्लाई हो जाते हैं, याद रख लेना इसके बाद, ठीक है? समझ में आई बात? जितनी बार ऑब्जेक्ट की इमेज बनती जाए, उतनी बार मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बेटा? सो दिस इज इक्वल टू, पहला मैग्निफिकेशन क्या है, क्या होता है, वी वाई होता है लेंस के लिए, है ना? तो पहला मैग्निफिकेशन है 90 अपॉन -45। m2 मिरर के लिए क्या होता है, -v/u, तो इसके लिए v2 है -60 और u है -30, तो माइनस ऑफ -60/-30। और v3 कितना, m3 कितना है, m3 हो जाएगा आपका, क्योंकि v +60 हो गया और u -60 हो गया, और यहाँ पे लेंस है तो v/u मतलब 60/-60, ठीक है? कोई दिक्कत? इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू -2 इंटू -2 इंटू -1 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू -4 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू -4 मिलीमीटर। माइनस क्या बता रहा है कि फाइनल इमेज विल बी इन्वर्टेड। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। सीधे सीधे मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है बेटा?
आगे बढ़ूं? हाँ सर। यस सर। ओके। सॉल्व करिए। ये 1 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर का है। ऑल्सो फाइंड इट्स हाइट। टू मीटर नहीं है, 2 मिलीमीटर, ठीक है। एक सेकंड, ये शायद तक मैंने गलत नंबर दे दिया है, इसमें कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। ये 122.5 है। एक सेकंड यार, 125 पे बनेगी इमेज, इसको पहुंचा देना। सामने लगा हूं।
अच्छा, म्यू आपका कितना है इसका? म्यू इज इक्वल टू 1.5 है, ठीक है, मैं मेंशन करना भूल जा रहा हूँ। म्यू इसका 1.5, बिना उसके तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। इसमें कितने इवेंट्स हो रहे हैं? सिर्फ 5। 5 हो रहे हैं। कौन कौन से बेटा? रिफ्रैक्शन एट लेंस, दूसरा स्लैब। हाँ स्लैब वालों, रिफ्लेक्शन स्लैब। रिफ्रैक्शन एट स्लैब या प्लेन सरफेस? प्लेन सरफेस, फिर उसके बाद फिर स्लैब। प्लेन सरफेस का स्लैब कहाँ है बेटा? उसका तो सीधे रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। हाँ सर, रिफ्लेक्शन हो रहा है फिर। 2.5। क्या हुआ? देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, सुनो। एक तो आप इसको देख सकते हो लेंस प्लस प्लेन सरफेस प्लस मिरर प्लस रिवर्स, है ना? समझ में आई बात? क्या हुआ? लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर मिरर से रिफ्रैक्शन हुआ, तो फिर उसके बाद प्लेन सरफेस और लेंस से हुआ। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर। एक और तरीका जो इसका है वो ये है, एल्स यू कैन ऑल्सो लुक एट इट एज लेंस प्लस स्लैब प्लस मिरर एंड देन स्लैब एंड लेंस। मतलब कि आप ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको स्लैब को आप इसको थिक मिरर की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, और स्लैब प्लस एक मिरर की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। स्लैब का फॉर्मूला आसान होता है इन कंपैरिजन टू प्लेन सरफेस का, इसलिए मैं स्लैब लगाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि स्लैब में सिर्फ शिफ्ट करना होता है, दिमाग नहीं लगाना होता, है ना। हालांकि प्लेन हाँ सरफेस में भी सर। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू वन वी लगाना होता है, वो भी सिंपल सा फॉर्मूला है। पर स्लैब में सिर्फ एक शिफ्ट करना होता है, तो वो ज्यादा आसान लगता है मेरे को। तो मैं इसको इक्विवेलेंट मानूंगा किसके? एक लेंस, एक स्लैब और एक मिरर के। और ये अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? कर चुके हैं कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो आंसर इसका आ जाएगा, हाइट आ जाएगी 5 मिलीमीटर आएगा। ट्राई कर लेना खुद से, 5 मिलीमीटर हाइट आएगी इसकी इमेज की। ठीक है, कोई दिक्कत? ट्राई कर लियो, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ओके सर। हो जाएगा ना इसके बाद? तो ये करने का तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ना, ऐसा तो बार बार एक ही क्वेश्चन करके क्या फायदा?
डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर निकालना है। आप बोलोगे सर दो इमेजेस क्यों बनेंगी? क्योंकि बेटा एक तो उस लाइट से बनेगी जो ऊपर वाले हाफ में गई, ठीक है, एक उससे बनेगी जो नीचे वाले हाफ में गई, राइट? है ना? Assume no light refracts through both the slabs. ये दिख नहीं रहा ना आपको? सर डिस्टेंस दोनों इमेज। अच्छा डिस्टेंस दे रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 60 सेंटीमीटर। क्या होगा? जवाब ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों स्लैब, ऊपर वाला स्लैब ले लो या नीचे वाला स्लैब ले लो, दोनों सेम शिफ्ट कराएगा इमेज की पोजीशन में। हाँ या ना? हाँ सर। इजी एकदम, ठीक है। आंसर है images will coincide, ठीक है, इमेजेस जो है वो coincide करेंगे। वैसे यहां पर ये अच्छा मौका एक चीज इंट्रोड्यूस करने का जिसका नाम है, एक टर्म इंट्रोड्यूस करने का जिसका नाम है पैरालैक्स। बेसिकली एक बहुत ही कॉमन टर्म आप देखोगे, द इमेजेस हैव नो पैरालैक्स। नो पैरालैक्स जैसा एक वर्ड यूज किया जाता है। तो पैरालैक्स क्या होता है, तब तो ये समझेंगे, तब तो समझ में आएगा नो पैरालैक्स क्या होगा, राइट? तो एक बार पैरालैक्स देख लेते हैं, फिर और क्वेश्चंस करेंगे। पैरालैक्स क्या होता है? देखिए, लेट से ये एक दीवार है, ठीक है, ठीक है बेटा, और यहां पर कोई लेट से पेड़ पे चिड़िया बैठी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, जिसको ये वाला ऑब्जर्वर, यहां वाला ऑब्जर्वर देख रहा है। अब ये ऑब्जर्वर क्या है, इस दीवार को भी देख रहा है और इस ऑब्जेक्ट को भी देख रहा है ना? हाँ या ना? हाँ सर। अब क्या हुआ, ये जो बंदा है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ऊपर मूव करता है, तो क्या होगा? अगर ये यहां पहुंच गया तो ऑब्जेक्ट यहां नजर आएगा, ये वॉल यहां नजर आएगी, है ना? सॉरी, हाँ उल्टा सर। एरो बनेगा, उल्टा एरो बनेगा, है ना? सुपरमैन थोड़ा ना कि आंखों से लेजर निकल रहा है। बट तो आप देखोगे क्या कि ये वाला एंगल जो है θ1 और ये वाला एंगल θ2 दोनों अलग अलग आए कि नहीं आए? आए। हाँ सर। तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से इस दीवार और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस है वो चेंज होगी। बेसिकली एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करते देखेंगे, है ना? अगर वो सिर्फ 2 डायमेंशनल फोटो देखता है दुनिया की, तो उसको दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखेगा अगर ऊपर जाता है तो, हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। अगर ये बंदा ऊपर की जगह नीचे आ जाता है तो ये क्या देखेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये दीवार के पीछे छुप गया, राइट?
है ना? समझ में आई बात? तो बेसिकली अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो उसको दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करते हुए दिख रहे हैं हल्के हल्के, है ना? हाँ या ना? यस। नो, मैं आपको ये चीज खुद से करने के लिए बोल रहा हूं, खुद से ट्राई कर लीजिए अभी कभी। अपने दो फिंगर्स को ऐसे रखिए, थोड़ा सा आगे पीछे, एक आंख से इसको देखिए सच दैट दोनों फिंगर्स के टिप्स और आपकी आंख सेम लाइन में आ जाए, ठीक है? उस पर ऐसे बिना फिंगर्स को मूव किए सिर्फ अपने आंखों को मूव करिए। दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ या ना? आता है? ऐसा रख लीजिए, दो पेन रख लीजिए आप ऐसे सामने अपनी आंखों के साथ, दोनों पेन के टिप्स आपको एक के ऊपर एक नजर आता है। अब अगर आप अपनी आंखों को ऐसे से मूव करोगे तो आपके दोनों टिप्स एक दूसरे से दूर दूर जाते नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे? अरे बोलो ना यार। हाँ सर। इस फिनोमेना को बोलते हैं क्या? पैरालैक्स। हमारे काम का टर्म है नो पैरालैक्स, ये बार बार बोला जाएगा। नो पैरालैक्स का मतलब आप अगर अपनी आंखों को ऐसे मूव करोगे तब भी दोनों टिप्स एक दूसरे से दूर दूर जाते हुए नजर नहीं आएंगे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करते हुए नजर नहीं आएंगे। ऐसा कब होगा? जब दोनों टिप्स सही मायने में कोइंसाइड कर जाए एक ही पॉइंट पे। समझ में आई बात? दोनों पेन के टिप्स अगर एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाएं तब आप ऐसे से मूव करोगे तब भी रिलेटिव मोशन नजर आएगा क्या? दोनों फिंगर्स मान लीजिए ऐसे कोइंसाइड किए हुए। अब आप अगर ऐसे से मूव करोगे तो क्या दोनों के बीच में कोई पैरालैक्स नजर आएगा आपको? आएगा कि नहीं? नहीं सर। नहीं सर। इसी सिचुएशन को कहते हैं नो पैरालैक्स। ये हमारे किस काम क्या था ऑप्टिक्स में? क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे ना, आपके साथ बहुत बुरा हुआ ये कि आप इस साल एक्सपेरिमेंट बिल्कुल कर नहीं पाए हो स्कूल के। किए क्या? नहीं ना, एकदम नहीं किया ना। ऑप्टिक्स के अगर आप नहीं सर। एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो यू विल ऑब्जर्व दिस कि आपके जो ऑब्जेक्ट और इमेज है ना वो आपको कहीं से भी देखो लगेगा एक ही जगह पर है, ठीक है? अलग अलग जगह पे है, पता कैसे चलेगा? आप अपनी आंखों को हल्का हल्का मूव करके देखोगे, यू विल सी कि हाँ दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब देयर इज सम पैरालैक्स, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ठीक है? समझ में आई बात? तो अगर आप यस। दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोइंसाइड नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कोइंसाइड कब होगा? जब दोनों ऐसे रखे, राइट? इसमें क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, उसकी इमेज इन्वर्टेड ऐसे रखी हुई है, ठीक है? जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। कभी तो मेरे ख्याल से स्कूल खुलेगा ही, तब तो जाके एक्सपेरिमेंट कर ही पाओगे। पर दोनों अगर एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए हैं तो उस केस में क्या होगा बेटा? आपको कोई पैरालैक्स नजर नहीं आएगा। उस केस में आप कह सकते हो कि हाँ मेरा ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर गए, ठीक है बेटा? मतलब दोनों का ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड नहीं करे, दे हैव नो पैरालैक्स, दैट मींस u इज इक्वल टू v। मतलब आपके प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, नो पैरालैक्स, उस सिचुएशन को हम कहेंगे, ठीक है? हाँ सर। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग दोनों सेम पॉइंट पे। हाइट में ऑब्वियसली वो एक इन्वर्टेड है एक सीधा, तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे होगा ही होगा। बट नो पैरालैक्स का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक। यस सर। नहीं समझ में आए तो सीधे से आप अपने दिमाग में ये बोल सकते हो कि फॉर द मिरर फॉर्मूला और एनी अदर फॉर्मूला ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग दोनों कोइंसाइड करते हैं, उस केस को हम नो पैरालैक्स कहते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो अब हमने स्लैब को काट के देख लिया, है ना? देखो क्वेश्चंस तो बहुत सारे और बन सकते हैं। अच्छा मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, एक पेट्री डिश में पानी भर के एक लेंस रखा हुआ था। हाँ सर। अच्छा मैंने अभी कोई भी कनकेव लेंस का क्वेश्चन नहीं लिया है, फॉर्मूला वही लगाना है, बस लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव डाल देना। तो मैं उसको कुछ क्वेश्चन करा भी नहीं रहा, आप सीधे ट्राई करिएगा, एक्सरसाइज में हो जाएंगे आपसे क्वेश्चन। जो मैंने चीजें बताई उसको ध्यान रखेंगे तो पक्के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला अब उस टाइप के क्वेश्चन तो कर लोगे ना जिसमें आपको बोला जाएगा कि लेंस से इतना दूर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन्वर्टेड इमेज बनी, लेंस कौन सा बताया नहीं, कनकेव है कि कन्वेक्स है या कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, वो वाले क्वेश्चन तो कर लोगे ना।
इन्वर्टेड इमेज है तो कौन सा लेंस होगा? बोल दो। कन्वेक्स। कन्वेक्स, कन्वेक्स नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? कन्वर्जिंग बोलना चाहिए। ध्यान दीजिए, कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है ना, मैंने आपको बताया था कन्वेक्स लेंस कैन बी डाइवर्जिंग, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से डिफरेंट हो जाए तो। बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। बताया था। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि कन्वेक्स लेंस कैन बी डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो हमें अगर कभी ये रिप्रेजेंट करना नहीं, मेरे को कन्वर्जिंग लेंस यूज करना है, कन्वेक्स बता के कंफ्यूज नहीं करना लोगों को, मेरे को कन्वर्जिंग लेंस ही यूज करना है, तो कन्वर्जिंग लेंस का कोई ना कोई सिंबल तो बनाना पड़ेगा हमें। तो कन्वर्जिंग लेंस का सिंबल होता है ऐसा, दिस इज योर कन्वर्जिंग लेंस। आप रे डायग्राम बनाते वक्त इस कन्वेक्स लेंस में भी एक बीच में ऐसी लाइन खींच सकते हो और दो रिफ्रैक्शन शो करने के बजाय सिर्फ एक रिफ्रैक्शन शो करके अपना काम चला सकते हो। वो काम आप यहां पे भी कर सकते हो, है ना? समझ में आई बात? कन्वर्जिंग लेंस के लिए क्या करते हैं, बस एक एरो खींच देते हैं। कनकेव लेंस ऐसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस के लिए हम इस तरीके का एरो खींच देते हैं। मतलब इसमें अगर लाइट पेंसिल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे दूर दूर चली जाएगी। कैसा लेंस हो गया? डाइवर्जिंग लेंस हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नहीं सर। इजी है ना? नहीं सर। ठीक। दो सिंबल भी मैंने आपको बता दिए। अगला हमारा मुद्दा आता है कटिंग और पेंटिंग ब्लैक अ मिरर और अ लेंस। एक मिरर या एक लेंस को कट करना या पेंट कर देने से क्या फर्क पड़ेगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया है, एक मैं लेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, सेम टू सेम चीजें सारी की सारी मिरर पे भी वैलिड है। ये चलो मिरर भी देख लेते हैं, पहले मिरर देख लेते हैं फिर लेंस देख लेंगे। ये मान लो मेरे पास मिरर है, मैंने यहां पर अपना ऑब्जेक्ट रखा है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से लाइट रे एक आई, वो रिफ्लेक्ट होके गई, यहां मीट करी, यहां क्या बना बेटा? इमेज बना, हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि एक लाइट ऐसी होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग गई थी और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर। एक और लाइट रे क्या ऐसी रही होगी जो इधर आई होगी, तो ये भी तो अगर इमेज यहां बन रही थी, ये भी तो रिफ्लेक्ट होकर इधर ही आएगी ना? हाँ या ना? हाँ सर। अब एक और लाइट रे ऐसी रही होगी जो यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई होगी, होगी कि नहीं? होगी। हाँ सर। एक और यहां पे भी होगी, मैं और बनाऊंगा तो पूरा हौच-पौच मच जाएगा, ऑलरेडी काफी कंफ्यूजिंग हो चुका है डायग्राम। बट आप भावनाओं को समझ रहे हो कि हर एक पॉइंट से लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी वो यहीं आके मीट करेगी। ठीक है, तो हम सिर्फ दो रे क्यों बनाते हैं? क्योंकि दो से अपन को पता चल जाता है, तो 75 के आगे क्या फायदा? जब इंफॉर्मेशन दो से निकल जा रही है तो 75 लाइंस क्यों बनाए हम लोग, है ना? समझ में आई बात? हाँ या ना बोलो ना। हाँ सर। अरे यार, हाँ सर। नो जस्ट इमेजिन कि मैंने इसमें सेंटर को यहां पर ब्लैक पेंट कर दिया, मतलब इस ब्लैक पेंट का मतलब वो रिफ्लेक्टिंग नहीं बचा,
ब्लैक सरफेस क्या होता है, सारा सारा लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है ना। मैंने इसको ब्लैक पेंट कर दिया, तो इमेज की लोकेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं ना। अगर मैंने इसके बॉटम पोर्शन को काट कर फेंक दिया, बॉटम हाफ को सिर्फ ऊपर वाला हाफ रखा, तो इमेज की लोकेशन को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। इमेज के साइज को फर्क पड़ेगा, इमेज छोटा हो जाएगा, लाइट कम जा रही तो इमेज छोटा हो जाएगा, हाँ या ना? नो सर। अबे छोटा क्यों होगा, सिर्फ उसकी ब्राइटनेस कम होगी। समझ में आई बात? तो कटिंग और पेंटिंग अ मिरर और लेंस हैव नो इफेक्ट ऑन, पहला लोकेशन और दूसरा साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो चेंज क्या होता है? ओनली द इंटेंसिटी ऑफ इमेज चेंजेस। समझ में आया कि नहीं? सिर्फ इमेज की इंटेंसिटी चेंज होगी, उसकी ब्राइटनेस चेंज होगी, ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी, दैट्स इट। ना उसका साइज चेंज होगा, ना उसकी लोकेशन चेंज होगी। क्यों? आपको अगर आपने नीचे वाला पूरा का पूरा लेंस फेंक भी दिया, मिरर फेंक भी दिया, लेंस फेंक भी दिया, तो लाइट यहां से तो रिफ्लेक्ट होकर यहीं आ रही है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहीं आ रही है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट इमेज बनी थी, अगर लंबा होता तो इससे भी, समझ में आ रही बात? इसकी इमेज तो जहां बन रही थी वहीं बनती, इसकी इमेज जहां बन रही थी वहीं बनती। ऑब्जेक्ट ए बी है तो एक इमेज यहां है, बी की इमेज यहां होती है ना। समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। तो इमेज के साइज को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ और सिर्फ किसको पड़ता? इंटेंसिटी को पड़ता, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। लेकिन मेरे को एक डाउट है सर, ये मेरा मिरर था सर, तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस था, है ना सर? इसका फोकल लेंथ एफ था, ठीक है सर। आपने बीच में पेंट कर दिया था, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये डिस्टेंस मेरा यू था, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? पर सर जैसे ही मैंने नीचे वाले पोर्शन को काट के फेंक दिया, मेरा तो सर प्रिंसिपल एक्सिस चेंज हो गया ना सर? चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? हाँ सर। तो मेरी इमेज की लोकेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब मेरा यू बदल गया, अब मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बदल गया, है ना? हाँ या ना? होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए? मेरा तो पोल पहले यहां था, अब नया पोल पी डैश यहां बन गया, हाँ या ना? यस सर। इस वजह से Yes, प्रॉब्लम sir. होगी ना मेरी। सर ऐसा क्यों नहीं कर रहे सर? हमारे हमने पहले यहां से स्टडी किया तो बोला नहीं सब सारे के सारा सेम टू सेम आएगा। अब मैं जब अपना सही से पूरा एनालिसिस कर रहा हूं तो मुझे देख रहा नहीं सर पोल चेंज हो गया। तो क्या गलत है? ये गलत है जो मैंने बताया वो गलत है, या ये गलत है? कुछ ना कुछ तो गलत है, राइट? क्या गलत है? क्योंकि दोनों अलग अलग आंसर देंगे, बता दे रहा हूं, दोनों अलग अलग आंसर देंगे, कुछ ना कुछ गलत है। दो में से एक ही सही है, एक गलत है, इतना मैंने अपनी तरफ से बता दिया। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है? पहला वाला सही है, ये वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब आपको बोला कि मैंने आपको पोल की डेफिनेशन बताई थी, क्या बताया था? पोल की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको? बोल दो यार। मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बताया था। हाँ तो सर। बच्चे बच्चे बताते हैं। पोल क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, यही बताया था ना।
लेकिन मैंने आपको उस वक्त एक चीज और बोली थी कि देखो बेटा अभी के लिए ये लिख लो, बट ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली गलती जो दूसरा वाला मैं चीज में बता रहा था उसमें ये था कि हमने मिरर को अपना ऐसा समझ लिया, जबकि मिरर ऐसा होता है क्या? कनकेव मिरर ऐसा होता है क्या? ये तो सिर्फ अपन बनाते हैं, होता कैसा है? कुछ ऐसा होता है ना मिरर तो, हाँ है ना? हाँ मिरर होता है कुछ ऐसा। अगर आप इसको बीच से काट भी दोगे, लेट से ऐसे काट भी दिया, तो शेप कैसा बनेगा? ऐसा थोड़ा ना बनेगा। शेप कैसा बनेगा बताते हैं। शेप विल बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ऐसा शेप बनेगा ना? हाँ या ना? हाँ सर। जिसमें ये वाला सरफेस क्या है? पॉल क्या बोलते हैं उसको? सिल्वर्ड है ना? समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो अब इसका मिड पॉइंट यहां पर है क्या? नहीं, इसका मिड पॉइंट कहीं भी नहीं है। तो क्या करें? पोल कैसे निकालें? पोल की डेफिनेशन को अच्छे से बताना पड़ेगा ना, ताकि हम इस मिरर का भी पोल बता पाए। समझ में आई बात? समझ में आया? हाँ सर। तो पोल बताने के लिए क्या करते हैं? देखो ये प्रॉब्लम मिरर में होती है, लेंस में नहीं होती। पोल बताने के लिए हम लोग इस ओरिजिनल स्फीयर का सेंटर लेते हैं, और यहां पर ये जो सर्कल बन रहा है ना, ये वाला जो सर्कल बन रहा है, इसका सेंटर लेते हैं। ठीक है? हम इस सेंटर को और इस सेंटर को ज्वाइन करते हैं एक लाइन से, और ये मिरर को जहां मीट करता है उसको कहते हैं पोल। ठीक है बेटा? ठीक है? हाँ सर सर। एक बार और भैया ये तो पूरा स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर, और ये वाला सर्कल जो बन रहा है ना, इसका सेंटर। स्फीयर का सेंटर और इस सर्कल का सेंटर को ज्वाइन करो, मिरर को जिस पॉइंट पे मीट करे उसको कहा जाएगा पोल। ये होती है पोल की डेफिनेशन। ठीक है? ओके सर। तो इस केस में कैसे डिफाइंड होगा पोल? तो देखो ये रहा आपका मिरर का, सॉरी स्फीयर, ये रहा स्फीयर का सेंटर। यहां सर्कल तो है नहीं, तो सर्कल को कंप्लीट करो। इसका सेंटर, सर्कल का सेंटर, अब स्फीयर के सेंटर को और सर्कल के सेंटर को जोड़ दो, ये रहा आपका पोल। ये पोल मिरर को काटने से चेंज नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं? इसलिए हाँ प्रिंसिपल सर। एक्सिस भी चेंज नहीं होगी। हाँ सर। ठीक है? समझ में आया पोल की डेफिनेशन क्या थी? अब देखो पोल को अगर आपको एग्जाम में डिफाइन करना है तो क्या लिखोगे? अभी भी वही लिखोगे, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है? नहीं तो आपको कटिंग द मिरर में बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप तुरंत प्रिंसिपल एक्सिस चेंज कर दोगे। ठीक है? समझ में आया? ना पोल चेंज हुआ ना प्रिंसिपल एक्सिस चेंज हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है? यस सर। क्लियर? यस। ओके। तो कटिंग द मिरर या कटिंग द लेंस से कुछ चेंज नहीं होता। लेंस को भी काट के देख लेते हैं। कहानी उसकी भी यही है, लॉजिक उसका भी यही है। लेट से हमने ये लेंस लिया, और लेंस को ये लेट से इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस बहुत अच्छे से डिफाइंड है। क्या? द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस, राइट? इसलिए इसमें कोई झमेला ही नहीं है। C1 C2, वैसे तो गलत बोल गया, ये C1 होगा और ये C2 होगा अगर लाइट राइट से लेफ्ट जा रही है, राइट? चलो राइट लेफ्ट से राइट जा रही है, अगर लाइट ऐसे आ रही है तो, है ना? इसमें अगर मैं बीच में चीजों को ब्लैक कर दूं
तो उससे ऊपर वाली लाइट को और नीचे वाली लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी उसी फोकस पे जाके मीट करेंगे, है ना। इसलिए लेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ फर्क किस पे पड़ेगा बेटा, ना इमेज की हाइट को फर्क पड़ेगा, ना इमेज के साइज को फर्क पड़ेगा, ना इमेज के लोकेशन को फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ इमेज की इंटेंसिटी पे, क्योंकि इमेज पे लाइट कम पहुंचेगी तो ऑब्वियसली वो डिम हो जाएगा इमेज। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो कटिंग द लेंस ये सब काम हो गया, राइट। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, देखो हम जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में बात करें, वी आर ऑटोमेटिकली टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, ठीक है। तो देखो क्या है ना, इसमें भी मैं बात कर रहा हूं उस केस में कि जिसमें थिन लेंसेज एक दूसरे के एकदम पास पास में चिपका कर रखे गए हैं, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी वेरी स्मॉल। ये डिस्टेंस d जो है ये निग्लिजिबल है, ठीक है। इस लेंस का फोकल लेंथ लेट से f1 है, इस लेंस का फोकल लेंथ लेट से f2 है, ठीक है। डी निग्लिजिबल है मतलब दोनों लेंस एक ही लोकेशन पे हैं, दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं। ये वाला पॉइंट इसका इसका ऑप्टिकल सेंटर और इसका ऑप्टिकल सेंटर हमारा कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। ऐसे में अगर मैं पता लगाना चाहता हूं कि इसका फोकस कहां होगा, तो मैं क्या करूंगा, इन्फिनिटी से लाइट डालूंगा, वो यहाँ पर फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्ट होगी, फिर सेकंड लेंस से रिफ्रैक्ट होगी, ये जहां मीट करेगा दैट विल बी योर फोकस, है ना, है ना। हाँ सर। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कि सब कुछ तो ठीक है, एक काम करते हैं कि ये फोकल लेंथ निकालते हैं। तो क्या बोलूंगा, V1 तो F1 है पहला, तो क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है तो फर्स्ट लेंस तो F1 पे इमेज बनाएगा, है ना, है ना। हाँ सर। सेकंड लेंस के लिए U2 कितना हो जाएगा प्लस F1, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा प्लस F2, और V2 कितना हो जाएगा, न्यू फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ F। तो इसको देखकर मैंने क्या बोला, मैंने बोला इस पे लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 बाय V2 माइनस 1 बाय U2 इज इक्वल टू 1 बाय F2। दिस इंप्लाइज 1 बाय F1 माइनस, सॉरी 1 बाय F माइनस 1 बाय F1 is equal to 1 by F2. This implies 1 by F is equal to 1 by F1 plus 1 by F2। ठीक है, समझ में आई बात। इस तरीके से आप इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल सकते हो कि नहीं। हाँ सर। अब यही फॉर्मूला देख के हमारे दिमाग में फितूर आया, यार ये 1 by F तो अच्छा लग रहा है, अगर 1 by F को कुछ नाम दे देते तो आसानी से उस नाम इज इक्वल टू नाम 1 प्लस नाम 2 कर देते, राइट। 1 by F का नाम तो ऑलरेडी है क्या, पावर। तो हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। सिंपल या नहीं, P इक्वल टू P1 प्लस P2 आया कि नहीं आया। हाँ सर।
अब देखो इसमें क्या है ना, इस तरीके से हम सीधे सीधे कॉम्बिनेशन का पावर निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है, दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है। और ये फॉर्मूला जितना अच्छा फोकल लेंथ के लिए काम करता है ना, उससे ज्यादा अच्छा पावर के लिए काम करता है। आप बोलोगे सर क्या ही फर्क है, फर्क है आगे चल के पता चलेगा। पावर के लिए एक तो इसलिए अच्छा है क्योंकि ये फॉर्मूला आसान है। इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या हो गया, वो जो ऑप्टिशियन के पास जाके कभी किसी ने अपना खुद का या अपने पेरेंट्स का या अपने भाई बंधु का या अपने दोस्त का या किसी अंकल आंटी का, किसी नाना नानी का, दादा दादी का, किसी का चश्मा बनवाया है ऑप्टिशियन के यहाँ जाकर? नहीं Yes. सर। तो वो क्या करते हैं, मशीन से आजकल चेक होने लग गया पावर, आंख की पावर क्या है चेक करा लो, मशीन के सामने बैठ जाओ, मशीन बता देती पावर, राइट। बट उससे पहले क्या करते थे, देखा था कभी किसी ने, देखा है? आपकी आंखों पर एक चश्मा डाल देता ऑप्टिशियन जिसमें कोई लेंस लगा हुआ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद वो अपने लेंस का डब्बा निकालता है, वो लेंस का जो डब्बा है उसका लेंस वो उस बिना लेंस वाले चश्मे में वो फंसा सकता है, एक साथ 2 या 3 फंसा सकता है, ठीक है बेटा, ठीक है। यस सर। हाँ, अब वो क्या करता है, वो चेक करता है, अच्छा आपकी आंखों का पावर कितना है, चेक करने के लिए वो आपकी आंखों में 0.5 पावर का लगा के देखेगा चश्मा, बोला साफ दिखा, बोला नहीं। 1 का लगा के देखेगा, साफ दिखा, नहीं। 2 का लगा के देखेगा, साफ दिखा, नहीं। 3 का लगा के देखेगा, हाँ थोड़ा थोड़ा साफ दिखा। 4 का लगा के देखेगा, अच्छा नहीं फिर से गड़बड़ हो गया, तो दिमाग लगाएगा अच्छा मतलब शायद 3 और 4 के बीच में कहीं पर हो सकता है 2 और 3 के बीच में भी हो, बट 3 और 4 के बीच में होने के चांसेस ज्यादा है। तो क्या करेगा, वापस से 3 लगाएगा, ठीक है, उसके बाद 0.5 का लगाएगा पावर, तो टोटल पावर कितना हो गया, 3 प्लस 0.5, 3.5 हो गया, है ना। हाँ सर। फिर वो आपने बोला नहीं वो ये गड़बड़ है, तो वो 0.5 हटाएगा, उसकी जगह 0.25 लगा के देखेगा, है ना। ऐसे उसे क्या करना पड़ता है, 1 का 0.25 का भी रखे, 1.5 का भी रखे, 0.75 का भी रखे, 1 का भी रखे, 1.25 का भी रखे, 1.5 का भी रखे, 1.75 का भी रखे, बहुत सारे लेंसेज रखने पड़ जाएंगे, है ना। लेकिन क्योंकि कॉम्बिनेशन काम कर रहा है इसलिए वो सिर्फ 1 2 3 4 5 के बाद 0.25 0.5 रख के काम चला लेगा, हाँ या ना, समझ में आई बात? हाँ सर। तो कम लेंस से काम चल जाएगा, उसका काम आसान हो गया, उसको वो इजीली वो ऑपरेट कर आपके कैलकुलेशन वगैरह कर पाएगा। अगर वो फोकल लेंथ पे काम कर रहा होता तो क्या करता, हर बार लेंस लगने के बाद अच्छा रुको कैलकुलेशन करता हूँ, पहले फॉर्मूला लगाता हूँ फिर बताता हूँ कि क्या हुआ, राइट, हाँ या ना। हाँ सर। इसलिए बेटर है ना कि वो पावर में काम कर ले, आपका भी काम जल्दी होगा, उसका भी काम जल्दी होगा, समय बचेगा दुनिया का, है ना बेटा। दैट्स व्हाई वी यूज पावर मोर फॉर दिस पर्पज। इसीलिए आपकी आंखों के लिए आपको कभी ये नहीं बताया जाता फोकल लेंथ कितना है, क्या बताया जाता है मेरी आंखों में पावर इतना चढ़ा हुआ है। दूसरा ये भी कि आंखें ज्यादा खराब है तो ज्यादा पावर लगता है, तो वो लीनियर रिलेशन भी आ जाता है आंखों की प्रॉब्लम और पावर का, इसलिए भी उसका यूज करते हैं, ठीक है, हाँ है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सो नाउ पावर P इज इक्वल टू P1 + P2, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें मैंने बोला यार पावर तो मिरर का भी होता है ना, पावर तो मिरर का भी होता है, तो मैं ऐसा भी तो काम कर सकता हूं, एक लेंस रखा, उसके आगे मैंने एक मिरर रख दिया बगल में ही, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, इसका पावर आ जाएगा P1, इसका पावर आ जाएगा P2, सब मीटर में मेजर कर रखा है मैंने फोकस को, तो क्या मैं लिख सकता हूं P1 = 1/f1 और P2 = 1/f2, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलो तो सही। सर -1/f2 -1/f2, मिरर का पावर क्या होता है, -1 फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो मिरर का पावर कितना हो गया, -1/f2 हो गया, ठीक। अब क्या होगा,
अगर आप इसका कॉम्बिनेशन देखोगे इस लेंस का और इस मिरर का, तो क्या होगा बेटा, लाइट आई रिफ्रैक्ट हुई, लेंस से कन्वर्ज हुई, इसको मिरर ने और कन्वर्ज किया, और उसके बाद लेंस ने और कन्वर्ज किया, तो 3 बार कन्वर्जिंग हुआ ना, आया ना, 3 बार कन्वर्जिंग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ सर। तो तीनों ने अपना अपना कन्वर्जिंग पावर जोड़ दिया, हम क्या बोलेंगे, नेट पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P1। कोई दिक्कत? आप 2P1 प्लस P2 लिख सकते हो, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि P1 प्लस P2 प्लस P1, ठीक है? यस सर। क्लियर है ना ये? अगर आप फोकल लेंथ के टर्म्स में बात करोगे तो क्या लिखोगे, 1/f इज इक्वल टू P1 तो है 1/f1, P2 कितना, -1/f2, फिर P1 कितना, 1/f1। अब देखो किस केस में फॉर्मूला आसान पड़ रहा है, पावर के टर्म्स में कि फोकल लेंथ के टर्म्स में? पावर। तो पावर अच्छा है ना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए, हाँ या ना? बोल भी हाँ दिया सर। करो, ठीक। तो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का ये वाला पार्ट हो गया। अभी इसको कॉपी कर चुके हो ना ये सब? नहीं किया? फटाफट कॉपी करो। हुआ कॉपी? Yes, sir. हाँ यस। सर। ओके। सो इस तरीके से आपने पावर लेंस का कॉम्बिनेशन, पावर का कॉम्बिनेशन देख लिया। अब देखो इसमें किसी ने और एक्स्ट्रा दिमाग लगाया कि सर अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं ये जुगाड़ भी कर सकता हूं। सर बोले क्या बेटा? बोले सर ये रहा मेरा लेंस, और मैंने इसी लेंस के इस सरफेस को सिल्वर कर डाला, है ना? कर सकता हूं कि नहीं? है ना? अब इसको कैसे हैंडल करेंगे? हम ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं इसके सिमिलर केस, जब हमने ग्लास स्लैब के एक सरफेस को सिल्वर कर दिया था। क्या बनाया था? थिक लेंस बनाया था कि नहीं, सॉरी थिक मिरर बनाया था। और हाँ आज सर। हमने क्या देखा, दिस थिक मिरर इज इक्विवेलेंट टू एक स्लैब प्लस एक मिरर, है ना? यस सर। सिमिलरली दिस इज इक्विवेलेंट टू एक लेंस प्लस एक कनकेव मिरर, जो हम ऑलरेडी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। लेट से इसका रेडियस कर्वेचर R1 है, इसका रेडियस कर्वेचर R2 है, दोनों सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है? तो इसमें क्या लिख सकता हूं, 1/f इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 1/f1 बोल देता हूं, 1/f1 इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/-r2, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है इस वाले सरफेस का, हाँ या ना? बोल सकता हूं कि नहीं? हाँ सर। इसका फोकल लेंथ क्या बोल सकता हूं, f2 इज इक्वल टू -r2/2। माइनस क्यों? कनकेव लेंस है, सॉरी कनकेव मिरर है। ठीक है? हाँ यस सर। सर। अब मैं क्या बोलूंगा, 1/f इज इक्वल टू, अच्छा नेट पावर P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 प्लस, अच्छा एक गड़बड़ हुई थोड़ी देर पहले, P1 प्लस P2 प्लस P1, है ना? दिस इज इक्वल टू P1 कितना है 1/f1, P2 कितना है -1/f2, सो 2/r2, है ना, प्लस
1 by f1 है ना, but this power p is equal to 1 by f of this combination है ना, बोल दो। बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर। गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिए। ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या है, इफेक्टिवली लेंस है कि मिरर है? जो लाइट यहां से आई वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई ना, है या ना? तो इफेक्टिवली ये क्या है, कॉम्बिनेशन लेंस है कि मिरर है? मिरर। तो ये फॉर्मूला तो एकदम बढ़िया है, लेकिन इस फॉर्मूले में गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि मिरर का पावर होता है -1 बाय एफ। समझ में आया कि नहीं आया? इफेक्टिव मिरर, ये हम लोग थोड़ी देर पहले गड़बड़ कर चुके हैं। कहां पर? यहां पर -1 बाय एफ, क्योंकि इफेक्टिवली क्या है, ये मिरर है, लेंस नहीं है। समझ में आया बात? यहां ध्यान रखें और यहां गड़बड़ कर दिए, ठीक है? तो ध्यान रखें, यहां ये वाली सिली मिस्टेक बेटा होती है इसमें, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो। मैंने बहुत दिनों बाद क्वेश्चन सॉल्व किया तो समझ पढ़ा रहा था, मेरे से भी हो गई एक बार, ठीक है? इसको ध्यान रखेंगे। ये वाला लोग ध्यान रखते हैं, ये वाला, और यहां पे गड़बड़ कर देता है, ठीक है? कोई दिक्कत? अब देखो इस कॉम्बिनेशन पे और पॉलिशिंग ऑफ मिरर पे, मिरर के एक सरफेस को पॉलिश करने पे, मिरर बोल रहा हूं, लेंस के एक सरफेस को पॉलिश करने पे या सिल्वर करने पे, पॉलिश बोल रहा हूं, सिल्वरिंग लेंस पे क्वेश्चन बनते हैं जो उसमें कैलकुलेशंस होती है, ठीक है? और जो जो अंग्रेजी में बोला जाता है उसको अच्छे से डायग्राम में कन्वर्ट करके प्यार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्यार से नंबर मिल जाते हैं, ठीक है? आपका इस एग्जाम में टाइम की कमी नहीं होती है, जितना आप लोग हड़बड़ाते हो ना, अगर हड़बड़ाओगे नहीं एग्जाम में ना, टाइम की कभी कमी नहीं होती। जितना आपको आता है उतना करने के लिए पूरा टाइम होता है एग्जाम में, ये मैं हमेशा बोलता हूं शुरुआत से। जितना आपको आता है उतना सॉल्व करने के लिए पूरा टाइम होता है। अगर आप बोलोगे नहीं हम गड़बड़ करेंगे, जो हमको आता है उसको जल्दी करके गड़बड़ कर देंगे और दूसरे क्वेश्चन जो नहीं आते उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, तब आपको टाइम की कमी पड़ती है एग्जाम में, बता देता हूं, ठीक है? ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आया बेटा, या तो छोड़ दो उस वक्त के लिए कि पेपर के अंत में करेंगे, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो प्यार से, तमीज से, टाइम देकर आराम से सॉल्व करोगे, ठीक है? इसमें हड़बड़ करोगे, फ्री के नंबर जो जो नंबर मिलने ही मिलने हैं ना वो चले जाते हैं, बहुत नुकसान होता है, नेगेटिव नंबर एक्स्ट्रा मिलता है, और हड़बड़ करने के बाद भी गलती होती है तो ऑप्शन मैच नहीं करता, टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट होता है। तो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन को हमेशा प्यार से करेंगे, आराम से करेंगे, नहीं तो गलतियां होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कॉन्सेप्ट में कुछ खास नहीं है, सिर्फ साइन कन्वेंशन है, ठीक है? बट गलतियां उसी साइन कन्वेंशन में इतनी ज्यादा होते हैं ना कि मतलब नहीं बचता। इसी वजह से लोगों को लगता है ऑप्टिक्स डिफिकल्ट है, जबकि ऑप्टिक्स में अब आपको कुछ डिफिकल्ट लगा जब मैं सॉल्व करा रहा हूं तो कोई भी क्वेश्चन? आप लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ी नहीं मुझसे? सर। मैकेनिक्स पढ़ी कि नहीं पढ़ी मुझसे? उसके मुकाबले आसान है कि नहीं ऑप्टिक्स? बहुत सर। उसके मुकाबले बहुत आसान है। आप लोगों ने मेरे से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, उसके मुकाबले आसान है कि नहीं है? Yes, sir. आप लोगों ने मुझसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ा, उसके मुकाबले आसान है कि नहीं है? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस से तो मुझे पता है आप लोग सब डरते हो, डरते हो कि नहीं डरते हो? सर हम हाँ? तो बताओ ऑप्टिक्स सबसे आसान चैप्टर है कि नहीं है जो आपने पढ़ा है, जो मेजर चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें से सबसे आसान है कि नहीं है? हाँ सर। आप बोलोगे नहीं सर सबसे आसान तो वो था सर जो इलास्टिसिटी था, तो बेटा इलास्टिसिटी के क्वेश्चन ही फंसाए थे एग्जाम में, ठीक है? लेकिन ऑप्टिक्स के क्वेश्चन फंसते नहीं है, बस उसमें टाइम देना होता है, ठीक है? तो अगर सॉल्व कर रहे हो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन तो टाइम लगा के सॉल्व करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है आपको बहुत कुछ आता है और ऑप्टिक्स आपका टाइम वेस्ट कर देगा तो आपसे छोड़ दीजिए। लेकिन अगर बहुत कुछ नहीं आता है, और वैसे एक बात इतना बता दूं, अगर आपको बहुत कुछ आता है ना तो बहुत कुछ भी इतना टाइम हो जाता है कि ऑप्टिक्स वाला क्वेश्चन करने का टाइम आपको सफिशिएंट मिलता है, ठीक है? तो कभी भी ऑप्टिक्स का क्वेश्चन गड़बड़ करके मत आना, गलत करके मत आना। अगर गलत करके आ रहे हो तो आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, दूसरे क्वेश्चन को टाइम भी नहीं मिल रहा है, और जो आता हुआ नंबर है वो भी छोड़ के आ रहे हो, ठीक है? रे ऑप्टिक्स के लिए खास तौर से
वेव से आसान है, एसएचएम से आसान है, किससे डिफिकल्ट है, किससे, ये बताओ तो सही। फ्लूइड मैकेनिक्स से आप बोल सकते हो हाँ सर फ्लूइड मैकेनिक्स भी आसान था, राइट? पता नहीं, आई डाउट कि आपको मुझे कितनों को आसान लगा कितनों को डिफिकल्ट लगा। ऑप्टिक्स इज वेरी वेरी इजी, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा? तो अपने जो आज के टॉपिक्स थे उसमें कॉम्बिनेशन हो गया, कटिंग हो गया, पॉलिशिंग हो गया, बेसिकली मैग्निफिकेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड बचा है ना, और ग्राफ बचा है। ये सब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर इजीली खत्म हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप कोई भी बुक, कोई कहीं से भी स्टडी मटेरियल मिला है क्या आप लोगों को ऑप्टिक्स का, कि नहीं मिला अभी तक? राइट सर। नहीं मिला है तो बता देना चाहिए ना, ऑप्टिक्स खत्म होने का वेट कर रहे थे क्या? मेरे को बोल दिया करो यार, इतना ध्यान नहीं रह रहा, अभी ऑनलाइन में बहुत ज्यादा सर काम दूसरा बुक से सॉल्व कर ले रहे। सॉल्व कर रहे हो, तो जो भी बुक सॉल्व कर रहे हो उसको क्वेश्चंस अच्छे से ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मेरे ख्याल से टाइम बचेगा, मैं वेव ऑप्टिक्स शुरू नहीं करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा नेक्स्ट क्लास में आपके ऑप्टिक्स के जो भी डाउट्स आए वो मैं क्लियर कर लूं, जितने भी अभी तक आए हैं, ताकि जब आप जो अभी क्या मेनली आप लोग इन चैप्टर एग्जांपल्स इधर उधर कर रहे हो जिसमें छोटे छोटे डाउट्स आते हैं नन्हे मुन्ने, बड़े क्वेश्चन तो अभी करोगे नहीं, है ना? तो छोटे छोटे क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाए तो बड़े क्वेश्चन में ऐसे भी कम डाउट आते हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ ऑप्टिक्स के नेक्स्ट क्लास में मैं जो आपके डाउट्स आ रहे हैं उनको क्लियर कर दूं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास तक में प्लीज एक काम करिएगा, पहले से मुझे डाउट्स भेज दीजिएगा ग्रुप पे, मेरे को पर्सनली भेजने की कोई जरूरत नहीं है, पहले से मुझे डाउट्स भेज दीजिएगा जिससे मैं प्रिंट आउट निकाल के उसका रखूं, आपको आराम से सॉल्व करा दूं, पहला काम। दूसरा काम, आप लोग और क्या करोगे बताओ? पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद तो डाउट भेजेंगे, है ना? पहले सॉल्व कर लीजिएगा उसको डाउट भेज दीजिएगा, ठीक है? अपन आराम से उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये, क्योंकि हम लोग मिरर में पढ़ चुके हैं सारे के सारे, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, सिर्फ यही एक नया है जो छोटा है, ठीक है? तो इसलिए इनमें तो ज्यादा टाइम लगना नहीं है ना? इसमें ज्यादा टाइम लगना नहीं है, कुल मिला के 10-15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, डिस्प्लेसमेंट मेथड 10 मिनट, और आधे घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसका बचा हुआ 1 घंटा हम लोग आपके डाउट्स लेंगे, ठीक है? छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो डाउट्स आते हैं ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में, वो वाले डाउट्स लेंगे जिससे कि ऑप्टिक्स के बड़े क्वेश्चंस में आपको डाउट कम है, ठीक है बेटा? अभी के लिए क्लास ओवर है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।